नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालचंद कुमावत और आप देख रहे हैं BCS बेसिक फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसमें 7th चैप्टर कणों का निकाय एवं घूर्णी गति का आज दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र क्या होता है और द्रव्यमान केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है कि किसी निकाय पिंड का वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी पिंड है और उसका संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर कार्यरत मान सकते हैं कि सारा का सारा जो द्रव्यमान है एक बिंदु पर होता है और जो बाह्य बल लगता है वो उसी बिंदु पर ही काम करता है, तो उस बिंदु को ही हम उसका द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो आपने सुनी है। अब मैं इसको यहां पर पुट कर रहा हूं कि किसी पिंड या आप कह सकते हैं निकाय का वह बिंदु, किसी पिंड या निकाय का वह बिंदु जिस पर पिंड या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता हो, जिस पर पिंड या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता हो, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता हो तथा उस पर बाह्य बल आरोपित माने जाते हो, बाह्य बल आरोपित माने जाते हो। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, बाह्य बल आरोपित माने जाते हो, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, हम यहां पर दूसरे तरीके से भी इस द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करेंगे कि किसी निकाय के अंदर वह बिंदु जिसके रेस्पेक्ट निकाय के सभी कणों का जो द्रव्यमान आघूर्ण है उनका सदिश योग शून्य हो, तो उस बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकाय के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का जो सदिश योग है वो शून्य होता है। एक बार इस लाइन को, स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए। द्रव्यमान आघूर्ण का मतलब है कण का द्रव्यमान, तो उस बिंदु से उसका स्थिति सदिश का जो गुणा होता है वो होता है द्रव्यमान आघूर्ण। और यदि सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का जो सदिश योग है वो यदि शून्य है तो उस बिंदु को ही हम द्रव्यमान केंद्र कह देंगे। तो दूसरे तरीके से हम देखिए दोस्तों इसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकाय के सभी कणों का द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है, द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है, द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है, तो उस बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। एक बार इसको समझ लेंगे, इसको हम एक डायग्राम से, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, निकाय है
और इस निकाय के अंदर ये कोई द्रव्यमान है, द्रव्यमान का कण है m1, दूसरा द्रव्यमान है m2 और ये है द्रव्यमान m3। इसी तरीके से ये है द्रव्यमान mn। इन सब के लिए हम सेंटर ऑफ मास, इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। C से या Cm से प्रदर्शित किया जाएगा। तो C या जो Cm है वो यहां पर मौजूद है, सेंटर ऑफ मास यहां पर मौजूद है। तो इससे इसका जो स्थिति सदिश है वो है r1 वेक्टर, m2 का जो स्थिति सदिश है वो है r2 वेक्टर, ये है r3 वेक्टर और ये है rn वेक्टर। तो द्रव्यमान केंद्र से इन कणों का जो स्थिति सदिश है वो क्रमशः r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर और rn वेक्टर है। तब देखिए दोस्तों इनका जो द्रव्यमान आघूर्ण है वो क्या होगा, फिर उनका सदिश योग क्या होगा, वो यहां पर हम देखेंगे। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, माना किसी निकाय, कोई निकाय मान लेते हैं, किसी निकाय या हम कह दीजिए पिंड में m1, m2, m3 डॉट 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 mn द्रव्यमान वाले कण है जिनके द्रव्यमान केंद्र से, जिनके द्रव्यमान केंद्र से स्थिति सदिश क्रमशः, स्थिति सदिश क्रमशः, मैं अब यहां पर स्थिति सदिशों को क्रमशः पुट कर रहा हूं। स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर डॉट 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 rn वेक्टर है। तो द्रव्यमान केंद्र Cm, द्रव्यमान केंद्र को हम सेंटर ऑफ मास Cm कह सकते हैं, के सापेक्ष कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का योग, द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग। आप यहां पर द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट जो पार्टिकल्स हैं उनके द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग यहां पर देखेंगे। ये जो पहला पार्टिकल है उसका द्रव्यमान है m1 और उसका जो स्थिति सदिश है वो है r1 वेक्टर। यहां से इसका जो स्थिति सदिश है वो है r1 वेक्टर। यदि इसको हम मूल बिंदु की तरह माने तो इस कण का जो स्थिति सदिश है वो r1 वेक्टर, तो m1 इंटू r1 ये इसका द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। इस कण के लिए द्रव्यमान आघूर्ण हो जाएगा m2 इंटू r2 वेक्टर, इस कण के लिए m3 r3 वेक्टर और nवें कण के लिए mn rn वेक्टर। इनका सदिश योग यहां पर हम करेंगे तो m1 r1 वेक्टर प्लस दूसरे कण के लिए m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस डॉट 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 nवें कण के लिए हमारे पास में आ जाएगा mn rn वेक्टर। और इन सब का सदिश योग यदि द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट इनका द्रव्यमान आघूर्ण देख रहे हैं तो वो शून्य होगा। तो दोस्तों ये द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन से ही निकलता है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, mi इंटू ri वेक्टर i इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 0। तो द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट द्रव्यमान आघूर्णों का जो सदिश योग है वो शून्य होता है। द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य होता है। तो ये हम द्रव्यमान केंद्र को दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब यहां पर हम द्रव्यमान केंद्र की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य यहां पर देखेंगे कि देखिए दोस्तों द्रव्यमान केंद्र कौन से कण के लिए कहां पर मौजूद होता है, द्रव्यमान केंद्र किस कारक पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें,
महत्वपूर्ण बिंदु अब यहां पर हम देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में से सर्वप्रथम पहला बिंदु देखिए कि द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है वो निर्देश तंत्र पर डिपेंड नहीं करती। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहां पर मौजूद होगा, वो निर्देश तंत्र पर, निर्देशांक निकाय के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो उस द्रव्यमान के, उस पिंड के द्रव्यमान वितरण तथा उसके जो आकृति उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। इस बिंदु को आप समझ लेंगे। देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे, जैसे हमारे पास में ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें ये कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर मौजूद है। यदि यहां से मैं इस निर्देश तंत्र को दूसरी जगह पर रख दूं या इस पिंड को दूसरी जगह पर रख दूं, निर्देश तंत्र यदि गति कर रहा है, अपनी स्थिति बदल रहा है, या कोई दूसरा निर्देश तंत्र में आपने इस पिंड को रख दिया, तो भी इसका जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, वो यहीं पर मौजूद होगा। तो सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप किसी पिंड को कौन से निर्देश तंत्र में रख रहे हैं। निर्देश तंत्र बदलने से, निर्देश तंत्र की स्थिति बदलने से द्रव्यमान केंद्र नहीं बदलता है। तो द्रव्यमान केंद्र की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है, स्थिति निकाय की आकृति पर डिपेंड करती है। निकाय की आकृति वह उसके द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है कि उसका द्रव्यमान किस तरीके से वितरित है, उस पर निर्भर करेगी। उसके द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है, आकार पर डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ आकृति पर डिपेंड कर रही है। द्रव्यमान वितरण पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निर्भर करती है। अगला बिंदु आप देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से कि सममित पिंडों या वस्तुओं के लिए, सममित वस्तुओं के लिए, सममित वस्तुओं के लिए यदि द्रव्यमान वितरण समान है, द्रव्यमान वितरण समान या सममित है, तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र, निकाय का द्रव्यमान केंद्र, निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो वस्तु के ज्यामितीय केंद्र पर होता है, ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होगा, ज्यामितीय केंद्र पर ही उसकी उपस्थिति होगी। द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर होगा। मैं यहां पर कुछ सममित वस्तुएं लूंगा और यदि उसमें द्रव्यमान वितरण हम एक समान लेकर चलेंगे, तब उनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहां पर होगा, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं कुछ वस्तुएं लेकर चल रहा हूं और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हम आप लोगों के सामने रखेंगे। द्रव्यमान केंद्र कहां पर मौजूद होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं वलय। देखिए वलय इस तरीके की होती है, अंदर द्रव्यमान नहीं होता है, ये चूड़ी के समान है, चूड़ी के समान होती है। यहां पर इसका द्रव्यमान मौजूद नहीं होता है, यहां पर द्रव्यमान वितरित है। एक समान रूप से यदि द्रव्यमान वितरित है तो इस वलय के केंद्र पर,
वलय के केंद्र पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, तो जहां पर इसका भौतिक रूप से द्रव्यमान भी विद्यमान नहीं होता। तो द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से द्रव्यमान हो यह भी कोई जरूरी नहीं है। तो इस बिंदु को भी आप स्पष्ट कर लीजिए। हम आपको और भी बताएंगे कि द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप में द्रव्यमान हो, यह भौतिक रूप में द्रव्यमान हो यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए यहां पर यदि इसको आप चकती लें तो भौतिक रूप से इस पर द्रव्यमान होगा, और यदि आप इसको क्या ले लें, वलय ले लें, तो इस पर भौतिक रूप से द्रव्यमान नहीं होगा। तो चकती के ऊपर द्रव्यमान केंद्र यहां, वलय का भी द्रव्यमान केंद्र यहां, दोनों के केंद्र पर ही होता है। चाहे चकती ले लीजिए चाहे आप वलय ले लीजिए, दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र है उनके केंद्रों पर होगा, क्योंकि वलय के अंदर बीच में यहां पर कोई द्रव्यमान मौजूद नहीं होता। चकती के अंदर वो एक सिक्के की भांति होती है, उसके भी केंद्र पर ही द्रव्यमान केंद्र होगा। तो दोनों के केंद्र पर ही होता है, लेकिन यहां पर द्रव्यमान मौजूद है, यहां पर द्रव्यमान मौजूद नहीं है। तो द्रव्यमान केंद्र है उस पर भौतिक रूप से द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम और एग्जांपल लें, यहां पर वलय चकती के पश्चात हम चलते हैं खोखला गोला। खोखले गोले को भी हम दिखाने में इसी तरीके से ही दिखाएंगे, क्योंकि वो 2D के अंदर उसकी ज्यामिति भी इसी तरीके से ही आने वाली है दोस्तों। तो उसके भी केंद्र पर ही, जो खोखला गोला है उसके केंद्र पर ही द्रव्यमान केंद्र होगा और उस पर भौतिक रूप से द्रव्यमान मौजूद नहीं होगा। यदि यहां पर आप ठोस गोला ले लेते हैं तो भी उसके केंद्र पर ही द्रव्यमान केंद्र होगा, इस तरीके से दिखने में दिखाई पड़ेगा और उस पर भौतिक रूप से द्रव्यमान मौजूद होगा। फिर हमें बात करते हैं जैसे कुछ सममित वस्तुओं की, वर्ग ले लें, या हम वर्ग ले लेते हैं, आयत ले लें आप, आयत, घन, घनाभ या समांतर चतुर्भुज, या आप क्या ले लें, समांतर चतुर्भुज ले लें। तो इनकी विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर, इन सब के ये सममित आकृतियां हैं, द्रव्यमान यदि एक समान रूप से वितरित होता है तो विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र मौजूद होगा। विकिरणों के कटान बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र होगा, विकिरणों के कटान बिंदु पर। ऐसे ही यदि आप त्रिभुज लें तो माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर यदि आप त्रिभुज ले रहे हैं तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर उनका द्रव्यमान केंद्र होगा। माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा, मौजूद होगा। देखिए दोस्तों, इस सममित वस्तुओं का जो द्रव्यमान केंद्र होता है उनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। उसके बाद में हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखा कि द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से द्रव्यमान हो यह आवश्यक नहीं है। वो हमने वलय और चकती से और खोखले गोले और ठोस गोले से स्पष्ट कर दिया था। उसके बाद में हम चलते हैं कि द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अब यहां पर जैसे अंदर की बात करें तो यहां पर चकती हमने एग्जाम्पल लिया, चकती के अंदर ही द्रव्यमान केंद्र यहां पर मौजूद होता है। और यदि मैं यहां पर कोई इस टाइप की, इस एल टाइप की कोई छड़ यहां पर हम ले लें कि एक इस टाइप की कोई छड़ है, इसमें द्रव्यमान इस तरीके से वितरित है, यहां पर द्रव्यमान है और
तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो यहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास इसका यहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, तो वो वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। ये बिंदु हमने यहां पर पुट किया कि द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर हो सकता है, अंदर की भी पॉसिबिलिटी है, बाहर भी द्रव्यमान केंद्र हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में से हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि जब स्थानांतरीय गति करता है, पिंड जब स्थानांतरीय गति करता है तो जो द्रव्यमान केंद्र है वो भी गति करेगा, और यदि पिंड घूर्णन गति करता है और घूर्णन अक्ष उसकी यदि द्रव्यमान केंद्र से होकर जा रही है तो वो गति नहीं करेगा। तो स्थानांतरीय गति के दौरान द्रव्यमान केंद्र भी गति करेगा, और घूर्णन गति में यदि द्रव्यमान केंद्र से होकर यदि घूर्णन अक्ष गुजर रही है तो उस स्थिति में जो द्रव्यमान केंद्र है वो गति नहीं करेगा, उसकी गति नहीं होगी। एक बार जो लास्ट वाला बिंदु एक बार फिर से सुन लीजिए, स्थानांतरीय गति के दौरान द्रव्यमान केंद्र गति करेगा, जबकि घूर्णन गति में द्रव्यमान केंद्र से होकर घूर्णन अक्ष गुजर रही है तो द्रव्यमान केंद्र गति नहीं करेगा। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हमने एक बात बताई कि द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट द्रव्यमान आघूर्णों का जो सदिश योग होता है वो भी शून्य होता है, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु ही है। इसके साथ में हम किसी द्विकणीय निकाय या बहुकणीय निकाय के स्थिति सदिश हम देखेंगे, और द्रव्यमान केंद्र का वेग यहां पर देखेंगे, एक्सेलरेशन हम यहां पर विचार करेंगे, आगे के वीडियो में आप देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। द्रव्यमान केंद्र और द्रव्यमान केंद्र से महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।